अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज़ का, जहां हमने देखा कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो इक़्तिसादी जंग का आगाज़ है उसका असर इस वक्त देख रहा है कि ग्लोबल मार्केट पे भी पड़ रहा है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आज तकरीबन 700 पॉइंट्स जो है मार्केट ने इसी वजह से लूज़ किए। ये जो अमेरिका और इस वक्त चीन का टैरिफ के ऊपर जो तनाज़ा है आगे चल के और संगीन हो सकता है। पूरी दुनिया इसके ऊपर फोकस कर रही है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में निगरान हुकूमत के लिए इक़्तिसादी चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल अकाउंट का जो इस वक्त प्रेशर हमारे ऊपर पड़ा हुआ है और जो गिरते हमारे रिजर्व्स हैं वो भी इस वक्त बेचैन किए हुए और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक आउटफ्लो हुआ। तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो 680 पॉइंट्स की कमी के साथ 43,002 पे बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ। कुल 338 कंपनीज आज एक्टिव रहीं, जिसमें 78 कंपनीज पॉजिटिव, 236 कंपनीज वर इन डिक्लाइनिंग साइड। तो एक हैवी वेट जो है वो डिक्लाइनिंग साइड पे रहा, जबकि 24 कंपनीज आज अनचेंज रही। इस तरह जो वॉल्यूम रहा मार्केट में आज 186 मिलियन शेयर्स और उनकी वैल्यू रही लगभग 9 अरब और 30 करोड़ रुपए मालियत के शेयर्स आज ट्रेड हुए। दूसरी जानिब जायजा लेंगे KHI स्टॉक्स के बाद। इस वक्त हम देखते हैं कि PSX के बाद KHI स्टॉक्स में क्या रहता है। वहाँ ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स जो है आज तकरीबन 75 पॉइंट्स की कमी के साथ क्लोज हुआ 4,609 पे। 109 मिलियन शेयर्स आज ब्रिंडेक्स 100 में ट्रेड हुए। साथ ही साथ आज की मार्केट परफॉर्मेंस और जाहिर है कि इस वक्त बात की जा रही है टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले चलते हैं आज की अब तक की अहम स्टोरीज की तरफ। नेपरा ने कराची के सार्फिन को फौरी तौर पर लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाने के लिए के इलेक्ट्रिक को RLNG को बतौर मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने की उबूरी इजाजत दे दी है। साबिका हुकूमत ने 23 अप्रैल को स्वीस सदर्न गैस को हिदायत की थी कि के इलेक्ट्रिक को यौमिया 130 MMCFD गैस और 60 MMCFD RLNG यानी रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई की जाए, ताकि के इलेक्ट्रिक 190 MMCFD की अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने वाज़ेह किया है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं की जाएगी। 30 जून 2018 ही हतमी तारीख है। उन्होंने FBR को हिदायत की कि अवाम की सहूलत और आगाही के लिए भरपूर मुहिम चलाई जाए। उन्होंने जोर दिया कि रिटर्न फाइलिंग के आसान और सहल निज़ाम से ही रेवेन्यू जनरेशन को वसअत मिलेगी। और रवा माली साल 11 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी में 52% से ज़ायद इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक 1 जुलाई 2017 से मई 2018 तक 4 अरब 76 करोड़ डॉलर सरमायाकारी की गई। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की मालियत 1% कमी से 2 अरब 47 करोड़ डॉलर रही, जबकि इस दौरान स्टॉक मार्केट से 16 करोड़ 19 लाख डॉलर का आउटफ्लो हुआ। और नाज़रीन, अब बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डोमेस्टिक और ऑफशोर टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, जो 30 जून 2018 को ख़त्म हो जाएगी। ये स्कीम इंतहाई अहम इस वक्त गर्दानी जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो गैर मुमालिक में बैरून मुल्क असासों को छुपाना, रुपए पैसे को, डॉलर अकाउंट्स को छुपाना अब मुमकिन नहीं रहेगा। क्या वजूहात हैं, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आज इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान FBR जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ने। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। सर, बहुत सारे सवाल हैं और प्रोग्राम में वक्त की कमी भी है, लिहाजा मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी हम चीज़ों को क्लियर करते चलें। एक आम तासुर इस वक्त ये है कि जब इस स्कीम को अनाउंस किया गया था, साबिक जो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब ने, तो उस वक्त FBR इतना ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं था कि जितना FBR आज इस स्कीम के हवाले से मुतहर्रिक है। आज जो है जो आपकी निगरान हुकूमत है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रही है। तो क्या ये जो तासुर है ये सही है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये तासर सही है, क्योंकि जब से ये स्कीम अनाउंस हुई है लोगों का रिस्पांस, देखिए एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि एक स्नो बॉल इफेक्ट होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आखिर में जाके उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आता है।
तो इस वक्त आपको ज़्यादा एक्टिविटी जो लोग जो इसमें डिक्लेयर करना चाह रहे हैं उनकी तरफ से नज़र आ रही है। FBR की तरफ से तो पहले दिन से सारे सिस्टम इन प्लेस थे और तकरीबन 15 अप्रैल से हमें डिक्लेरेशन आने शुरू हो गए थे। ठीक, तो एट प्रेजेंट आप कुछ बता सकते हैं अमाउंट कितने डिक्लेरेशन अभी तक आ चुके हैं? इमरान साहब मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अभी आप फिगर्स ना कोई पूछें, चंद दिन देखिए, हम आपसे खुद बताएंगे। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बात की क्या जमानत दी जा रही है कि अभी जो लोग इस स्कीम से फायदा उठा के और डिक्लेयर करेंगे अपने फॉरेन और लोकल एसेट्स और फॉरेन अकाउंट्स वगैरह, आगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उनसे इन एसेट्स का सोर्स कभी नहीं पूछा जाएगा, इस बात की कितनी जमानत दी जा रही है सर? इमरान साहब ये तो स्कीम ही बेसिकली इसी चीज पे ही तो बेस करती है कि जी जो लोग इसका फायदा उठाएंगे अपने एसेट्स डिक्लेयर कर देंगे उन पूछा जाएगा, और ये पार्लियामेंट का पास करदा कानून है तो इसकी गारंटी वो जो लॉ की अथॉरिटी है वो मौजूद है। ये बेसिक ज़ाहिर है कि इसका एसेंस यही है, लेकिन फिर भी जो लोग डर रहे हैं वो उनका एक यही है। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या पनामा लिस्ट में शामिल वो तमाम पाकिस्तानी भी इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं जिनके नाम उस लिस्ट में शामिल है? देखिए बेसिकली इसमें जो एक्सक्लूजन हैं, जो लोग इससे फायदा नहीं उठा सकते, एक तो वो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस है जिनकी लॉ में डेफिनेशन मौजूद है, जिसमें जो लोग कोई पॉलिटिकल ओहदा होल्ड करते रहे हैं पिछले 10 साल से पहले तक भी, और या कि जो सरकारी मुलाजिम फायदा नहीं उठा सकते, बाकी सब लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। दूसरी एक्सक्लूजन ये है कि जो कोई केस किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है, उन एसेट्स के बारे में जो डिक्लेयर करना चाहता है वो भी स्कीम में डिक्लेयर नहीं किए जा सकते, बाकी सब लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। व्हाट अबाउट देयर फैमिलीज, व्हाट अबाउट कुछ फैमिलीज के हवाले से भी बताइएगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के हवाले से भी। जी डिपेंडेंट, इसमें जो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस जो हैं जिनकी एक्सक्लूजन की गई है, उनके स्पाउसेस भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते और उनके डिपेंडेंट बच्चे जो हैं वो भी नहीं कर सकते। अगर बच्चा कोई इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सोर्स है तो वो कर सकता है जी इसमें। अच्छा, अगर कोई बच्चा उनका डिपेंडेंट नहीं है, 30-35 साल और खुद मुख्तार है, लेकिन उसने वो प्रॉपर्टी बनाई है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है? जी मकसद यही है कि अगर उसके कोई अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं जिससे उसने जो भी एसेट्स एक्वायर किए हैं तो उस पे वो एक्सक्लूजन अप्लाई नहीं होती, सिर्फ डिपेंडेंट बच्चों पे और स्पाउसेस पे। बिल्कुल, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, नाज़रीन की तरफ चलते हैं और उसके बाद तर्जुमान FBR डॉक्टर मोहम्मद इकबाल इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डोमेस्टिक और ऑफशोर टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, जिसकी डेडलाइन 30 जून है। इसमें कोई तोसी नहीं की जाएगी। इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद इकबाल तर्जुमान FBR इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये फरमाइए कि OECD के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का भी उससे के साथ एग्रीमेंट हो गया और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सितंबर 2018 से शुरू हो जाएगी, लिहाजा अब बैरून मुल्क जायदादें छुपा नहीं जा सकती, फॉरेन अकाउंट्स छुपाए नहीं जा सकते, और बाकायदा इस सिलसिले में इंटरलिंक भी आप लोग हो गए। कितनी तैयारी है, जो लोग इस स्कीम से फायदा नहीं उठाएंगे उनको ट्रैक करने के लिए कितनी तैयारी है FBR की? जी देखिए बेसिकली जैसे आप ये OECD के इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, ये तो एक सिर्फ आपने कहा ना कि सितंबर में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ा, पूरा सॉफ्टवेयर उसके लिए हमें एक्वायर करना पड़ा, हार्डवेयर एक्वायर करना पड़ा है, और उसका हमने सिस्टम के ऑडिट भी करवाए हैं। OECD के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आके हमारे सारे सिस्टम चेक किए कि क्या हम इस पोजीशन में हैं कि इन्फॉर्मेशन को वसूल कर सकें और एक्सचेंज भी कर सकें, क्योंकि ये दोनों तरफ होगा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी भी और हम देंगे भी। अच्छा। तो इसलिए ये सारे सिस्टम हमारे इन प्लेस हैं और इंशाल्लाह जब ये इन्फॉर्मेशन आनी शुरू होगी तो उसको प्रोसेस करके तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, और बड़े सख्ती के साथ निपटा जाएगा? जी बिल्कुल जी, क्योंकि मकसद तो यही है कि जब एक इतनी इंतहाई लिबरल और जिसमें कि फैसिलिटेशन की हर मैयर मौजूद है वो स्कीम दी गई है, उसके बावजूद अगर कुछ लोग फिर भी सामने नहीं आना चाहते और अपनी चीज़ें डिक्लेयर नहीं करना चाहते तो उनके साथ तो फिर
कॉमन सेंस भी यही डिमांड करती है कि बिल्कुल होना भी चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए ना। कुछ छोटी छोटी टेक्निकल चीजें, सबसे पहले ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, कंफ्यूजन है कि बैंक अकाउंट्स की जो डिक्लेरेशन होगी वो बैलेंस के ऊपर होगी या क्रेडिट साइज के ऊपर होगी। क्रेडिट साइज में अगर 10 करोड़ की बाय सेल हुई, लेन देन हुई, आगे पीछे हुआ तो सेट है, लेकिन बैलेंस में सिर्फ 3 लाख है तो क्या सिर्फ 3 लाख रुपए जो है वो 5% पे डिक्लेयर हो जाएंगे? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इमरान साहब, ये हम क्लैरिफाई कर चुके हैं। ये हमारे वेबसाइट पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मौजूद हैं और उनके जवाब मौजूद हैं। उसमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि बेसिकली उस तारीख को 9 अप्रैल को जो अकाउंट का बैलेंस होगा वो डिक्लेयर करना है। देखिए, अगर उससे पहले कुछ पैसे थे उस अकाउंट में और वो निकल गए तो उनसे हो सकता है कोई एसेट क्रिएट हुआ हो या कोई एक्सपेंडिचर किया जाए, उनकी एक सेपरेट डिक्लेरेशन दी जा सकती है अगर उससे कोई और एसेट क्रिएट हुआ है। लेकिन बैंक अकाउंट का वही बैलेंस डिक्लेयर होगा जो उस तारीख को अवेलेबल था। ओके, नाउ व्हाट अबाउट कि एमनेस्टी में अगर आप गलत डिक्लेरेशन कर देते हैं, लेट्स से 5 प्रॉपर्टीज आपने सही की और छठी जो है वो सही नहीं की, तो वो सारे के सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे या वो छठी नल एंड वॉइड होगी? जी, कानून में यही लिखा गया, जो इसका रेलेवेंट कानून है कि जी अगर कोई उसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन है या कोई गलत बयानी है तो डिक्लेरेशन को वॉइड समझा जाएगा, यानी कि उसकी कोई कानून में कोई हैसियत नहीं होगी। अच्छा। इसलिए मैं तो यही मशवरा दूंगा कि देख के सोच समझ के इसको करना चाहिए ताकि कोई इसमें गलत बयानी ना हो, ताकि इसका बेनिफिट जो मिलना है वो ज़ाया ना हो जाए। ओके, ये आपकी नॉलेज में है कि ये फॉरेन पेमेंट्स के हवाले से बड़ा रश है इस वक्त, स्टेट बैंक ज़ाहिर है कि प्रोसेस सही तौर पर नहीं हो पा रहा, ये चीज़ आपके जहन में कि बैंकिंग चैनल के थ्रू जो आनी है? जी देखिए, बेसिकली स्कीम में ये लिखा गया था कानून में कि जी पेमेंट का फॉरेन एसेट्स के लिए वो जो है मैकेनिज्म वो स्टेट बैंक ने बनाना है। स्टेट बैंक ने कुछ मैकेनिज्म बनाया था, उसमें लोगों को कुछ दुश्वारियां आ रही थी। हमारी कल भी गवर्नर स्टेट बैंक से मीटिंग हुई है, आज भी हुई है, और इंशाल्लाह आज शाम तक वो उसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां कर दी जाएंगी जो पहले से सर्कुलर इशू किया गया है, जिससे लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है। और जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो भी स्टेट बैंक उसके लिए पूरी कर रहा है, और उन्होंने ये अश्योर किया है कि जी जो आज पेमेंट्स आएंगी वो आज ही क्रेडिट हो जाएंगी। अच्छा। यानी कि ये इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं होंगे लोगों। ठीक है। साथ ही साथ ये कैश के हवाले से जो बात की, ये तो फ्यूचर डिक्लेरेशन भी हो गई एक तरीके से, ये भी इसके ऊपर भी जरा रोशनी डालिएगा। 1 करोड़ का आप जो है डिक्लेयर करा लेते हैं आगे के लिए भी। देखिए, बेसिकली तो यही है कि जो एसेट्स आपके पास 9 अप्रैल को मौजूद थे वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कैश उस तरह, तो जिस तरह आप भी समझते हैं इस बात को कि कैश तो कहीं उसका एविडेंस नहीं होता कि कैश मौजूद है या नहीं। बहरहाल स्कीम यही कहती है कि जी जो 9 अप्रैल को आपके पास एसेट्स हैं उनको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। और उनकी एमनेस्टी ले सकते हैं। ओके। और कितना फर्म है इस वक्त एफबीआर के इस एमनेस्टी को 30 जून से ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा? ये बिल्कुल है। और एफबीआर इस सिलसिले में क्या कर रहा है जो पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से? सॉरी, दोबारा दोहराइएगा। मैं कह रहा हूं कि इसकी जो डेडलाइन है इसमें कोई तौसी नहीं की जाएगी, एक इसके ऊपर जरा बता दीजिए, और फिर एफबीआर जो लोगों को अवेयर किस तरीके से इस तरह है कि ये एक सेपरेट कानून के तहत आई है। जो हमारी कोई प्रोसीजर, जो डेट्स होती है हमारे कानून में, मसलन इनकम टैक्स कानून में एक डेट है कि इस डेट तक आपने रिटर्न जमा करवाना है, उसका एफबीआर के पास इख्तियार है कि उन डेट्स को एक्सटेंड कर सकता है। इस कानून में एफबीआर के पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि कानून में लिखी गई है कि 30 जून आखिरी डेट है, तो इसको हम एक्सटेंड अगर करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। इसलिए यही है सूरत हाल कि ये डेट यही फाइनल है। ठीक है। और आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये स्कीम कामयाब होती है तो पाकिस्तान में टैक्स बेस बढ़ेगा, रादर कि हम रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर फोकस करें? पहली दफा होगा कि हम अपने टैक्स बेस को बढ़ाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इससे बहुत सारे मल्टीपल किस्म के फ़वाइद हासिल होंगे। टैक्स बेस बढ़ेगा, वो एसेट एक दफ़ा जब कोई इनकम जनरेटिंग एसेट है जब वो डिक्लेयर हो जाएगा तो उसकी इनकम भी अगले सालों में नेचुरली उस पर भी लोग टैक्स देंगे। अगर कि मसलन किसी के पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो किराए पे है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान से बाहर है, तो जो उसकी इनकम स्ट्रीम होगी वो भी अगले सालों में टैक्स में उन पे भी टैक्स की कंट्रीब्यूशन आएगी, तो टैक्स बेस डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, तर्जुमान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डोमेस्टिक और ऑफशोर टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो कि 30 जून को ख़त्म हो जाएगी, और इस स्कीम को कानूनी लिहाज से अगर इसको एफबीआर बढ़ाना भी चाहे, एक्सटेंड भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक स्पेशल कानून के तहत आई थी। और तर्जुमान एफबीआर का कहना है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश भी की जा रही है
है अवाम की तरफ से भी इसको एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन लोगों की तरफ से ज़रूरी नहीं कि सारा काला धन ही हो, जो अनडिक्लेयर्ड जो एसेट्स है वो भी इस वक्त इसमें शामिल हो रहे हैं। अब देखना यह है कि ये स्कीम किस तरीके से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की इकॉनमी को सर्व करती है। इंशाअल्लाह आने वाले प्रोग्राम में भी इसके ऊपर बहस जारी रखेंगे। फिर वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।